Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Lake. In today's video, we are going to discuss some important questions or some different type of questions related to the chapter 4 of your class 10 chemistry syllabus. As you all know कि जो भी आपका टर्म 2 होने वाला है क्लास 10 का रिसेंट 2021-22 सेशन का बच्चों उसके अंदर आपके दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड एंड चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एंड जो आपका चैप्टर 4 है उसमें काफी सारा पोर्शन डिलीटेड है, ऑल्दो चैप्टर 5 में से सिर्फ एक टॉपिक रिमूव है, बाकी सब 12 है। सो अगर आपको नहीं पता है कौन सा पोर्शन डिलीटेड है और कौन सा आ रहा है तो उसके लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए हम क्या करने वाले हैं, पर्टिकुलरली इसी चैप्टर में जो आपका टॉपिक आ रहा है विच इज अप टू द पोर्शन ऑफ होमोलोगस सीरीज, हम वहां तक डिस्कस करने वाले हैं। और जो नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन है उससे भी हम एक दो न्यूमेरिकल्स या एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स याद आ रहे हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम वहां से करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक आती है उसके सारे क्वेश्चंस जितने भी थे रिलेटेड टू द टॉपिक विच इज कमिंग इन द एग्जाम वो सभी मैंने उसमें कवर किए। सो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर। सो आपको क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड्स पे साथ साथ या स्क्रीन पे साथ साथ विजिबल हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन एक बार रीड करके डिस्कस करती रहूंगी, ठीक है, आपको बोर्ड पे विजिबल होंगे। एंड ये पीडीएफ जो है असाइनमेंट का वो भी मैं आपको लिंक में अटैच कर दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ, है ना। तो पहला क्वेश्चन है C3H8, ये कंपाउंड आपको दिया है और ये पूछा है कि ये किसकी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, एल्काइंस, एल्कीन्स, एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स। बिल्कुल सिंपल है, क्या दिक्कत है, होमोलोगस सीरीज पहचाननी है ना, हमने पढ़ी हुई है सबके लिए। एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनिशियली बात करते हैं एल्केन्स के लिए। बच्चों जो एल्केन्स के लिए होमोलोगस सीरीज फॉलो होती है दैट इज CnH2n+2। दैट मीन्स एक एल्केन में जितने कार्बन आइटम प्रेजेंट होते हैं उससे डबल हाइड्रोजन +2 प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें, ये आप नोट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता हो तो। नेक्स्ट आपका है एल्कीन्स। एल्कीन्स के लिए अगर बात करें बच्चों तो होमोलोगस सीरीज होती है CnH2n। दैट मीन्स एन एल्कीन कंटेन ट्वाइस द हाइड्रोजन एटम, सॉरी ट्वाइस द कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम क्या है, सॉरी एल्कीन्स में क्या होता है, जितने भी आपके कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उससे डबल आपके हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6। सो ये तो अप्लाई ही नहीं हो रहा है, ठीक है। एल्काइंस की बात करें, एल्कीन वाला आप सबसे इजीली पहचान सकते हो। एल्काइन की बात करें CnH2n-2, दैट मीन्स जितने कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन क्या होंगे उससे डबल -2। साइक्लोएल्केन्स के लिए हमने ऐसे होमोलोगस सीरीज नहीं पढ़ी है, मतलब कुछ ऐसे डिफाइन नहीं किया, बट उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। साइक्लोएल्केन के लिए एक बार देख लेते हैं। साइक्लोब्यूटेन के लिए देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये आपका हो गया C4H8। इसमें सेम ही आएगा, है ना। साइक्लोएल्केन में क्या होगा, एल्कीन वाली ही फॉलो होगी, जितने कार्बन होंगे ठीक है उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। सो साइक्लोएल्केन के लिए भी ये वाली फॉलो होगी। अब बात करें हम C3H8 की, इसमें देख लो कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन डबल करें तो 3 2 6 प्लस और कितने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है 2। सो इट इज दिस विच इज टाइप ऑफ दिस। सो इसमें हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, एल्केन्स। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। सेकेंड क्वेश्चन देखो, a hydrocarbon should have a minimum of how many carbon atoms to show isomerism। अगर एक हाइड्रोकार्बन है उसमें आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन आटम प्रेजेंट होने चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऑल्दो ऑब्वियसली बिल्कुल इतने सिंपल एमसीक्यूज नहीं आते हैं, कॉम्प्लिकेट करके देते हैं, बट ये वाला कंसेप्चुअली बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो इसकी बात करते हैं।
3, 4, 5, 6 ये आपके ऑप्शन दिए हुए है ना। ठीक है जी। अब हमने जो आइसोमेरिज्म पढ़ा है वो अब तक कौन सा पढ़ा है? सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि जो हमारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अरेंज है उसकी हम ब्रांचिंग भी तो कर सकते हैं। अगर हम ब्रांचिंग कर देते हैं तो वो उसका आइसोमर बन जाता है। बट हमें मिनिमम बताना है कि छोटे से छोटा कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें ब्रांचिंग हो सकती है। स्टार्ट करते हैं। 1 कार्बन, ऑब्वियसली नहीं। 2 कार्बन, इसमें ब्रांचिंग कहाँ होगी? 3 कार्बन, क्या ब्रांचिंग करोगे आप? 2 कार्बन ऐसे अगर लिख दोगे, थर्ड ऐसे लिख दोगे, दैट मीन्स इट इज स्टिल अ स्ट्रेट लाइन। तो 3 कार्बन एटम तक हमें कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही है। 4 कार्बन एटम, क्या इसको लिखने का कोई और वे है? हाँ जी बिल्कुल है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 कार्बन एटम की चेन बनाए और जो 4th कार्बन एटम है उसकी ब्रांचिंग कर दे मिडल वाले कार्बन एटम पे। सो अगर आप इनमें कंपैरिजन करो तो आपको कार्बन एटम भी सेम मिलेंगे, हाइड्रोजन एटम भी सेम मिलेंगे। चेंज क्या हो रहा होगा? सिर्फ इनके बीच का जो अरेंजमेंट है, इसमें स्ट्रेट चेन है और सेकेंड वाले कंपाउंड में क्या है? यहाँ पे ब्रांचिंग हो रखी है। तो मिनिमम कितने कार्बन एटम्स चाहिए आइसोमेरिज्म शो होने के लिए? 4। मतलब ब्यूटेन ही पहला ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो आइसोमेरिज्म शो करता है। सो इसका ऑप्शन आप क्या चूज करोगे? 4, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो। सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 5 सब्जेक्टिव है, बिकॉज आपको पता ही होगा पेपर का पैटर्न क्या है। टर्म 1 में इट वॉज कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड, है ना। एंड अभी क्या है? ऑब्जेक्टिव होगा बट बहुत ही कम पोर्शन होगा। मेजरली जो आपका टाइप होगा वो सब्जेक्टिव ही रहने वाला है। सो अभी आप हैबिट डाल लो दोबारा से कि आंसर्स लिखने कैसे होते। ठीक है जी, अभी वो भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कीटोन। अगर हम कीटोन्स की बात करें, ठीक है, चलो इसको रब कर लेते हैं। कीटोन की बात करें तो पहला मेंबर कौन सा होगा? ये पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ना जी। इफ यू रिमेम्बर हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे इथेन क्या बोलते हैं उसको, एल्डिहाइड्स होते हैं। एल्डिहाइड्स बच्चों कहाँ से बनते हैं? मिथेनॉल एग्जिस्ट करता है तो पहले एक ही कार्बन एटम से बन सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, वो भी एक कार्बन एटम से बन सकता है। बट जो हमारे कीटोन है वो एक कार्बन एटम से नहीं बन सकते। सो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? होमोलोगस सीरीज में आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा पहला कीटोन है जो आता है। ठीक है जी, कीटोन की बात करते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों? ये C डबल बॉन्ड O। एंड ये इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है कि इसमें इसके लेफ्ट और राइट में जो चेन है वहां पे कार्बन ही जुड़ना चाहिए। अगर यहाँ पे हम ट्राई करते हैं एक कार्बन एटम से कीटोन बनाने की, तो एक ही कार्बन एटम है, इसका मतलब मुझे लेफ्ट और राइट में सिर्फ हाइड्रोजन लगाना है। हाइड्रोजन लगाया तो ये क्या बन गया? HCHO, विच इज क्या है? ये मिथेनॉल। सो ये तो कीटोन रहा ही नहीं, है ना जी। 2 कार्बन एटम के साथ अगर हम ट्राई करेंगे कीटोन तो एक डबल बॉन्ड O लगाना तो बहुत जरूरी है। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, 4th बॉन्ड बनेगा, बट क्योंकि 2 कार्बन है तो कार्बन तो हम नहीं जोड़ सकते। हम क्या अटैच करेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन फिल करेगा तो ये क्या कंपाउंड हो गया बच्चों? CH3CHO, विच इज इथेनॉल। ये तो फिर से हमारा क्या बन गया? एक टाइप ऑफ एल्डिहाइड। तो ये भी कीटोन नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। 3 कार्बन एटम में ट्राई करते हैं। डबल बॉन्ड O सेंटर में आएगा, बाकी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होगी एंड इट इज अ टाइप ऑफ कीटोन, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड नहीं बना। कीटोन के बेसिकली जो लेफ्ट और राइट है वहां पे क्या अटैच होना चाहिए? सिर्फ कार्बन ही होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन होगा या कोई और ग्रुप होगा, सिर्फ एक कार्बन होगा, देन इट विल बी अ टाइप ऑफ एल्डिहाइड। सो ये हो गया। इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेनॉन। नॉन हम यूज करते हैं जब हम कीटोन का सफिक्स लेते हैं ONE। ठीक है जी। सो इसमें आप ऑप्शन चूज करो तो कौन सा हो गया? देखो ऑप्शन नंबर C, प्रोपेनॉन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दी है, आपको टिक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? नहीं जी। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कंपैरेटिवली लो होता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो।
आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। क्या कोवलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे। आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि पोलर इन नेचर होते हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल हो पाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। सो स्टेटमेंट बी भी आपका इनकरेक्ट हो गया। सी देखो, कोवलेंट कंपाउंड आर फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्या कोवलेंट कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल में बनते हैं? एग्जाम्पल देखो, सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। क्या ये कोवलेंट कंपाउंड है? नो, इट इज अ टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो कोवलेंट कंपाउंड बच्चों मेटल और नॉन मेटल में नहीं बनते हैं। किस में बनते हैं? जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल में। सो दिस इज इनकरेक्ट। डी ऑप्शन देखो, ऑब्वियसली पहले हमारे 3 इनकरेक्ट हो गए तो यही होगा, बट इसको देखते हैं। डी, कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी बॉन्डिंग एटम्स। बिल्कुल ठीक बात है। कोवलेंट कंपाउंड है, Cl2 कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वो 1 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे क्लोरीन एटम के साथ शेयर करता है और क्या बना लेता है? कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। सो ऑप्शन डी इज कंप्लीटली करेक्ट। मूविंग ऑन टू द 5th क्वेश्चन, विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ जियोडेसिक ग्लोब। अगर आपको जियोडेसिक टर्म का मतलब नहीं भी पता तो आप पहली बात तो देखो, उसने बोल दिया ग्लोब। ग्लोब या फिर जो हमारा सर्कुलर शेप था वो किस में आ रहा था? बॉल लाइक शेप जो आ रहा था, दैट वाज कमिंग इन द फुलरीन एलोट्रॉप। सो कार्बन का जो एलोट्रॉप वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में भी काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं बेस्ड ऑन रीजनिंग। इसमें आपको तीनों का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फुलरीन का क्या होता है, बेसिकली तीनों में डिफरेंस क्या है, दैट पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। सो आंसर हमारा सिंपली क्या हो गया? फुलरीन, क्योंकि फ्लोरीन में हमने देखा था कैसे बनता है फुलरीन। अगर हम देखें इस तरह से 5 मेंबर्ड है ना, और 6 मेंबर्ड हमारी कार्बन रिंग्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है, जिनसे मिलके हमारा क्या बनता है? कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पूरा ये बनता है और पूरा ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेता है, पूरा एक ग्लोब की फॉर्म में, आप बोल सकते हैं एक बॉल की फॉर्म में। सो इट इज नोन एज फुलरी। सो अभी हमारे इस असाइनमेंट के जो फर्स्ट 5 एमसीक्यूज थे वो हमने कंप्लीट कर ली है। अभी पता है मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली हमारे टॉपिक्स थे जिनसे डिफिकल्ट भी क्या बोले, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारा इन्होंने कट कर दिया इस चैप्टर में से। जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन था, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला पोर्शन था, वो सब इन्होंने कट कर दिया है। सो ठीक है, आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, काफी इजी कर दिया है इसको। बट फिर वही है ना कि इजी में देखते हैं अब कैसे क्वेश्चंस फिर वो लोग पूछते हैं, क्या बना पाते हैं क्वेश्चंस इसमें से, क्योंकि टॉपिक जो बचा है वो बहुत इजी बचा है। सो लेट्स सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। एंड हम इसमें ना असर्शन, रीजन और केस स्टडी भी अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि टर्म 1 में तो वैसे क्वेश्चन आए थे। बिकॉज टर्म 2 में ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि वो क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। बट देखते हैं, अभी ना सीबीएसई का सैंपल पेपर भी नहीं आया है। वंस द सैंपल पेपर कम्स इट विल बी क्लियर दैट इफ असर्शन रीजन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड और केस स्टडी कैन बी आस्क्ड इन द सब्जेक्टिव टाइप ऑल्सो। पॉसिबल है, आपको असर्शन रीजन देख के बोल सकता है कि इसको जस्टिफाई करो कौन सा करेक्ट है और नहीं, और साथ में जस्टिफिकेशन मांग सकता है। सो वो सब्जेक्टिव में बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। चलो मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करो। What is the difference in the molecular formula of any 2 consecutive members of a homologous series of organic compound? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आपको डिटेल्ड आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 मार्क में आता है तो आप सिंपली इसका आंसर लिखोगे। उसने पूछा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं होमोलोगस सीरीज के उसमें क्या डिफरेंस होता है। सो ये हमें पता है, डिफरेंस होता है CH2 यूनिट का। इसको मैं भी जस्टिफाई करके भी आपको दे देती हूँ। अगर 1 मार्क में आता है तो आप इसको स्टेटमेंट में लिखोगे। कैसे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन में से ही उठा के स्टेटमेंट। CH2 unit is the difference in the molecular formula of any 2 consecutive member of a homologous series of organic compound.
अगर एक नंबर से ज्यादा में आता है, 2 मार्क्स में अगर आता है, तो आप इसमें होमोलोगस सीरीज को डिफाइन कर सकते हो एंड साथ में ये मेंशन कर सकते हो एग्जाम्पल देके कि कैसे CH2 यूनिट का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल एल्केन उठा लेते हैं, CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन एंड C4H10 ब्यूटेन। इसमें अगर देखो यूनिट कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, सो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। सो ये एग्जाम्पल आप देखिए, इसको स्टेटमेंट में लिख के इस तरह से अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। Why are covalent compounds generally poor conductor of electricity? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। कोवलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर्स क्यों होते हैं? क्लास 10th में बिल्कुल हमने अभी ये जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा था, उसमें ही हमने ये टॉपिक क्लैरिफाई कर लिया था कि जो हमारे आयनिक बॉन्डिंग थी वो हमने वहां पढ़ी थी। तो हमने ये देखा था कि जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। उसका रीजन क्या था गुड कंडक्टर होने का? बिकॉज उसमें आयन सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl है तो उसमें सोडियम प्लस प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब आयंस प्रेजेंट होते हैं तो आयन से चार्ज कैरी हो पाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना इजी होता है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड है, अगर CH4 हम ले रहे हैं, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड है, सो इसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे। सो आप इसका रीजन कैसे लिख सकते हो? यू कैन स्टेट दैट covalent compounds generally are poor conductors of electricity because in covalent compounds there are no free electrons or ions present. In fact, the atoms or the electrons are bonded by the shearing from one atom to the other atom, and no free electrons are present and no ion formation takes place. Sorry. आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो इसी तरह से एग्जाम्पल देके। NaCl और मीथेन का ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। 7th क्वेश्चन में ही देखो बी पार्ट क्या पूछा हुआ है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड दिया हुआ है और उसका पूछा है इन्होंने नेम। अगेन आई एम टेलिंग यू, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल वाली वीडियो में बताया था, नॉमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं है तो डरने की बात नहीं है, बट एज सच कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आपके काम ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रही हूँ। तो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये आपका कंपाउंड है, ठीक है जी, कर लो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सबसे पहले कार्बन एटम काउंट करेंगे और उसका पेरेंट नेम देखेंगे। तो 3 कार्बन एटम, सो इट विल बी प्रॉप एन होना चाहिए था, बट नॉमेनक्लेचर का हमने एक रूल पढ़ा था कि ई सब्ट्रैक्ट हो जाता है और क्या लग जाता है, सफिक्स। कीटोन के लिए सफिक्स क्या होता है, ONE, सो यहाँ पे हम ओन लगा देंगे। सो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनॉन। अगर सिंपल नेम पूछा है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, जस्टिफाई करना है तो आप 1 मार्क में इसको लिख सकते हो। Since this compound contain 3 carbon atoms arranged in a chain in which a functional group C double bond O, which is ketone, is attached, so the name of this compound will be propanol. Next question देखो, draw the structure of CH3COH। ये तो उससे भी इजी क्वेश्चन है, सिंपली बॉन्ड्स ही बनाने हैं। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का कोई आइडिया भी नहीं है तो भी आप कर सकते हो उसको। 2 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है एंड सेकेंड कार्बन से एक डबल बॉन्ड O और एक OH अटैच्ड है। सो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इथेनोइक एसिड इसको हम बोलेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, पढ़ो। व्हाट इज मेंट बाय अ फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इसमें आप सबसे पहले बच्चों फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन दोगे। सो कैसे हम डिफाइन करेंगे, एनी ग्रुप और एनी एटम which substitute hydrogen from a hydrocarbon is known as a type of functional group. इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड CHO is a functional group. फॉर एग्जाम्पल हेलोजेंस X atom are functional group. फॉर एग्जाम्पल कीटोन C double bond O is functional group. So जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए डिफाइन या ऐसा कुछ, तो
वो ये आपसे जरूरी नहीं है कि बोले एग्जाम्पल लिखो, बट इट इज कॉमन सेंस कि जब आप डिफाइन कर रहे हो तो आप एग्जाम्पल दे दोगे तो आपका आंसर ज्यादा क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। और अगर आपको डेफिनेशन आती है तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम्पल तो आता ही होगा ना। चलो सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है 2 कंपाउंड देके कि इनमें फंक्शनल ग्रुप बताना है, नेम नहीं करना है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप। तो पहले कंपाउंड देखो CH3CH2OH, तो इसमें नेम क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप का, OH प्रेजेंट है विच इज अल्कोहल। देन सेकेंड कंपाउंड देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, तो CH3C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे ये, ठीक है। सो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। Moving on to the last question for this video, question number 10. The element carbon forms a very large number of compounds. Give reason. अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसने ये पूछा है कि जो कार्बन है एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। रीजन क्या है, जो इसके वर्सेटाइल नेचर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, इसकी 2 प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट वन कैटिनेशन एंड द सेकेंड वन टेट्रावैलेंसी। बिकॉज कार्बन has a tendency to form bonds with itself or the same carbon atoms. That is why it has a high tendency to catenate and form bonds with itself. एक ये अच्छा रीजन है कि उसके बहुत ज्यादा कंपाउंड्स मिलते हैं। सेकेंड रीजन है टेट्रावैलेंसी, बिकॉज कार्बन सिर्फ 1 या 2 बॉन्ड नहीं बनाता, वो 4 तक बॉन्ड बना पाता है। सो उसके कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। सो इस क्वेश्चन में आप ये दोनों पॉइंट मेंशन करोगे और इन दोनों की डेफिनेशन जरूर लिखोगे, ठीक है जी। आई होप कि असाइनमेंट क्लियर हो। अगर कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो ये, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है। अदरवाइज वैसे बहुत इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है एंड इसी में आपको थोड़े डिफिकल्ट लेवल भी देखना है क्वेश्चन का, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल प्रिपेयर वन सच वीडियो फॉर यू। Thank you.